जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 6 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो एग्जाम ओरिएंटेड आप बिल्कुल जो है अटेंटिव होके इस क्लास को करिएगा, ठीक है। चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी देखें। किस्मत हमारे हाथों में नहीं होती लेकिन मेहनत हमारे हाथों में होती है और मेहनत से ही किस्मत बनती है। मेरे प्रिय साथियों, किस्मत के भरोसे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, मेहनत करने वाला, उसके हिस्से की कामयाबी को हासिल करके आगे बढ़ जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में समय है आपके पास, तो आप कंसिस्टेंट पढ़ाई करें। रोज जो है अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों से जो है सत्र को स्टार्ट करें और जो आपको सरल लगता है उससे स्टार्ट करें ताकि आपकी लयबद्धता जो है पढ़ाई में वो बेहतर हो सके। मेरे प्रिय साथियों, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मेहनत तो करना होगा अगर हमें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना है तो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सी खालिद जमील को। खालिद जमील जी को जो है भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, क्योंकि टीम के खिलाड़ियों के बीच जो है इनकी काफ़ी जो है अच्छी पकड़ है, अच्छे से खिलाड़ियों को ये समझते हैं। इससे पहले भी जो है भारतीय सीनियर फुटबॉल कोच ऑफ द ईयर के रूप में भी इन्हें चुना जा चुका है। तो बहुत ही काफ़ी एक्सपीरियंस ये कोच हैं जो कि भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बनाए गए हैं। क्लियर? तो साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और वो है सी आंसर। वेरी गुड साक्षी। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अगर आप भारतीय इतिहास पढ़े हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सैंधव सभ्यता के सबसे बड़े नगरों में से एक मोहनजोदाड़ो, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी आर.डी. बनर्जी ने, किसने? आर.डी. बनर्जी ने जो है इसकी खोज की थी। आर.डी. बनर्जी जी ने इसकी खोज की थी 1922 में सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज की गई थी। अब मेरे प्रिय साथियों, ये मोहनजोदाड़ो आप आंसर देख चुके होंगे, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं यहाँ, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो स्नानागार या जिसे हम स्विमिंग पूल कह सकते हैं आसान भाषा में, ठीक है, तो वो जो है उसकी लंबाई आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर थी। ऐसे 55 मीटर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर थी और चौड़ाई जो है जो कि पश्चिम से दिशा के ओर जो था वो आपका क्या था? 33 मीटर। मतलब कि इसका इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ऐसे बाथ टब था। और जैसे आप स्विमिंग करने के लिए जाते होंगे तो स्विमिंग करने के लिए जाएंगे तो पहले 4 फीट का रहेगा, फिर 5 फीट गहराई रहेगी, फिर 6 फीट गहराई रहेगी, फिर 7 फीट गहराई रहेगी, फिर काफ़ी गहराई रहेगी। तो इस प्रकार से ये स्नानागार प्राप्त हुआ कहाँ से? तो मोहनजोदाड़ो से, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और ये जो है आपका सैंधव सभ्यता का एक महान जो है शहर भी रहा है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी पहल को 1 महीने में किसी नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों ने पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया है? तो आप सभी को बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो परीक्षा में चर्चा चालू किए थे, ठीक है। लगभग 8 साल के करीब हो रहा है। 2018 में इसे स्टार्ट किया गया था, देख सकते हैं आप। 2018 में ये पहली बार हुआ था परीक्षा में चर्चा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है मेरे प्रिय साथियों वो
जितने भी स्कूली बच्चे हैं उनको व्यवहारिक शिक्षा के बारे में ज्ञान देते हैं, उनको जो एग्ज़ाम में रटने की जो प्रक्रिया है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और आप ये जानते हैं, बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं, रटंत बुद्धि घटंत ज्ञान। तो वो चीज़ों को क्या करते रहे हैं, वो हमेशा से मतलब दूर करने का प्रयास करते रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को जो पढ़ाई के समय जो प्रेशर होता है, एग्ज़ाम के समय जो प्रेशर होता है, उसको काफ़ी कुछ अपने भाषण के माध्यम से, अपने सिखाने के माध्यम से दूर करते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो 2018 से प्रारंभ ये परीक्षा में चर्चा में बच्चे जो है तनाव को कम करते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं, सकारात्मकता सोच उनकी बढ़ती है, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलती है। अब इस परीक्षा पे चर्चा के जो पोर्टल है उसमें 3.53 करोड़ लोगों ने वैध पंजीकरण किया और एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो निर्णायक थे श्री ऋषिनाथ ने रिकॉर्ड मान्यता प्रदान करी है। ठीक है, अब परीक्षा पे चर्चा और शिक्षा नीति 2020 का संबंध अगर हम बात करें, जिसमें बच्चों को अनुभवात्मक और आनंददायक और तनाव मुक्त शिक्षा को बढ़ावा देता है ये नीति। साथ ही साथ इस सोच को आगे बढ़ते हुए छात्रों को रटने से हटकर व्यवहारिक और रचनात्मक शिक्षा की ओर आगे अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है। व्यवहारिक शिक्षा आज के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। मोबाइल से दूर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं मोबाइल जो है वो क्या करता है, ध्यान भटकाता है, पढ़ाई से भटकाता है। तो जो है आप अपने आसपास इर्द गिर्द के जो भी बच्चे होंगे उनको भी जो है आप सिखाइएगा, उनको भी बताइएगा कि जो है ज़्यादा जो है आप किस में फोकस करें, तो पढ़ाई में फोकस करें और आउटडोर गेम्स खेलें, ताकि जो शारीरिक ग्रोथ है अच्छी तरह से हो, किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, फिजिकली प्रॉब्लम्स ना हो बच्चों को, और जो है बच्चों की स्टेमिना जो है वो डेवलप होगा इससे। क्लियर। चल अगला प्रश्न है, कौन सा देश 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 की मेजबानी कर रहा है? तो वो है माल्टा। माल्टा कर रहा है, माल्टा। सन 2000 से कॉमनवेल्थ यूथ गेम स्टार्ट हुआ है। 1930 से कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, तो ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम है ना, युवा खेल है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। इसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहाँ हो रहा है? तो यूरोप के दक्षिणी भाग में माल्टा में, जो कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में स्थित है। क्लियर। अब समझते हैं आगे की कहानी। जैसा कि मैंने बताया कि माल्टा कहाँ है, तो दक्षिणी यूरोप में एक द्वीपीय देश है, भूमध्य सागर में, सिसिल इटली और अफ्रीका के बीच में है। नक्शे में देख सकते हो। आयोजन का स्थान माल्टा और गोंजो द्वीप भी शामिल है इसमें। 8वां कॉमनवेल्थ यूथ गेम हो रहा है। आगे मैं दिखाऊंगा कि 2000 के बाद से कौन कौन सा संस्करण हुआ है, वर्ष 2027 में। ठीक है। अगला है 74 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 1150 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 14 से 18 वर्ष के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 8 खेल होंगे, जिसमें नौकायान और वाटर पोलो को जोड़ा गया है। उस एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, नेटबॉल, स्क्वैश, तैराकी, पैरा तैराकी, ट्रायथलॉन और भारोत्तोलन इसमें शामिल है पहले से। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2000 से चालू हुआ है। बता दिया मैंने, 14 से 18 वर्ष के आयु के युवा ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और संस्थापक कौन है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, CGF। ये कॉमनवेल्थ गेम बताया मैं, जो कि 1930 से स्टार्ट हुआ है। लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। क्रेग फिलिप्स इसके अध्यक्ष हैं और कैटी सैडलर इसकी CEO है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
कॉमनवेल्थ गेम हर 4 साल में होता है। 1930 में चालू हुआ है। 2022 में 12 मेडल हासिल किए थे भारत ने शूटिंग में। 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया मना कर दिया है। अब स्कॉटलैंड में फैसला लिया गया है। ठीक है, स्कॉटलैंड में जो है कॉमनवेल्थ गेम होंगे। ये कॉमनवेल्थ गेम की बात है, वो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है। अब ये आ गए हम कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की, आपका कौन कौन सा संस्करण कहाँ कहाँ आयोजित हुआ है। तो देख सकते हो आप, पहला संस्करण एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था 2004 में, हर 4 साल में होता है। बेडिंगो ऑस्ट्रेलिया में हुआ 2008 में, पुणे भारत में हुआ 11 में, आइल ऑफ मैन समोआ में हुआ 2015 में, बहामास में हुआ 2017 में, 2023 में त्रिनिदाद और टोबैगो में हुआ, 2027 में माल्टा में हो रहा है, जो कि 8वां संस्करण है। आपको याद रखना है इसका। क्लियर? चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों की प्रगति को मापने के लिए नीति आयोग द्वारा हाल ही में कौन सा नया उपकरण लॉन्च किया है? ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, ये ऐसा ट्रैकिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रेंड इन इंडिया स्टेट्स में, ये एक आपका क्या है, पूरा प्रॉपर ट्रैकिंग इक्विपमेंट है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, आपका जितने भी ईवी है, ईवी इन द सेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसकी खरीदी, उसकी बिक्री, उसके उपयोग, उसके फायदे, कार्बन उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें नीति आयोग के द्वारा भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में जो है क्या होगा, IEMI में नापा जाएगा, तुलना किया जाएगा, उसको संजोया जाएगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि हम किस प्रकार से EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग में आगे बढ़ते जा रहे हैं और भारत को कार्बन उत्सर्जन में जो है हम कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत कितना अच्छा प्रयास कर रहा है, उसके बारे में जांचा जाएगा। ठीक है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की EV नीतियों, प्रयासों, प्रगति का मूल्यांकन करा जाएगा। किस प्रकार की तैयारी है, किस प्रकार के निवेश हैं, किस प्रकार के बुनियादी ढांचों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें, नीति निर्माण, किस प्रकार की फंडिंग की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जो है इस भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में काउंट किया जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, आप देख सकते हैं कि नीति आयोग की ये पहल है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि पहले क्या था, तो योजना आयोग था। 2015 में 1 जनवरी को इसकी स्थापना की गई, नाम बदला गया योजना आयोग का। नई दिल्ली में मुख्यालय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं और VBR सुब्रमण्यम CEO हैं इसके। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। भारत में इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों को अपनाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब BSNL ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया है भाई? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड मतलब NRL के साथ क्या किए हैं? गठबंधन किए हैं, कोलैबोरेशन किए हैं, एक साथ मिल गए हैं, जिसमें तकनीकी सहायता के साथ साथ BSNL का उत्थान होता हुआ दिखाई दे रहा है। BSNL का सिम बहुत कम लोग उपयोग करते हैं और ज़्यादातर किसी कोई उपयोग करता है तो बहुत लंबा चौड़ा रिंग जाता है उसमें। ठीक है, सिग्नल भी कम रहता है। लेकिन अब देखो इसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, जैसे कि 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क इसमें शामिल किया जाएगा, ये तकनीक का उपयोग किया जाएगा। डिजिटल ट्विंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का उपयोग किया जाएगा। बिग डेटा एनालिटिक्स का AR VR आधारित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। और सिर्फ ये क्या है, अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों को तेज करना और लागू करना, और ये मुख्य रूप से यहीं कहीं पर दिया हुआ है कि ये नॉन पब्लिक नेटवर्क होगा, पब्लिक नेटवर्क नहीं है, नॉन पब्लिक नेटवर्क, जो कि 5G नेटवर्क का उपयोग करेगा।
ठीक है। इसका महत्व क्या होगा? इससे उद्योगों के काम काज जो है डिजिटल हो जाएंगे, सुरक्षित तेज रियल टाइम नेटवर्क मिलेगा, आईओटी आधारित रियल टाइम्स मॉनिटरिंग की जा सकती है, अच्छे तरीके से निगरानी की जा सकती है, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। बीएसएनएल की बात करें तो 2000 में ये भारत संचार निगम लिमिटेड 1 अक्टूबर 2000 को इसकी स्थापना हुई है। भारत सरकार नई दिल्ली में मुख्यालय है, ठीक है। मोबाइल ब्रॉडबैंड लैंडलाइन फाइबर टू द मूव इंटरप्राइजेस सेवाएं 5G 4G नेटवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन ज़्यादा इसका उपयोग नहीं करते हैं लोग, लेकिन अब करेंगे जिस हिसाब से इसमें कार्य हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल दवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। भारत में जड़ी बूटियों, हर्बल जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनके माध्यम से आदि कालों से इलाज किया जा रहा है, लोगों को रोग मुक्त किया जा रहा है, लोगों को जो है वो आपका इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आयुर्वेद के क्षेत्र में फ़ायदा हुआ है। अगर हम बात करें अथर्ववेद, ऋग्वेद, आप जानते हो वेदों के बारे में जानते होंगे, 4 वेद हैं। 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में मेरे प्रिय साथियों आयुर्वेद की चर्चा है। तो ये हर्बल दवाओं को किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अवेयरनेस फैलाया जाए, वो आज 6 अगस्त से 8 अगस्त 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित कराया जा रहा है इसे, जो कि स्वास्थ्य संगठनों को प्रेरित करेगा हर्बल दवाओं के उपयोग के लिए, ठीक है। प्रत्यक्ष भागीदारी देश देखें तो भूटान, जापान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया और घाना है, और अमेरिका, मिस्र, ब्राज़ील वर्चुअल रूप से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हर्बल दवाओं को सुरक्षा और प्रभाव में बेहतर करना, विश्व स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ाना, नियामक नियमों का आदान प्रदान करना, तकनीकी सहायता को बढ़ाना, ये जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसका भी साझा करेंगे इसमें हर्बल दवाओं के बनाने वाले। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में स्थापना हुई है, संयुक्त राष्ट्र संस्थापक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस इसके वर्तमान महानिदेशक है। 194 देश हैं इसमें। वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण, स्वास्थ्य नीति बनाना मुख्य कार्य है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, ठीक है। चलो, और अश्वगंधा पे भी चर्चा होगी। अश्वगंधा बहुत ही शानदार एक मतलब कहा जा सकता है हर्ब है मेरे प्रिय साथियों, जिसको कोई व्यक्ति, कोई स्ट्रेस है उसको अश्वगंधा लेना चाहिए, किसी को नींद नहीं आती है अश्वगंधा लेना चाहिए। तो हमारे शरीर में सकारात्मकता का संचार करता है अश्वगंधा, ठीक है। चलो रिवीजन करते हैं। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बन गए हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भारत दूसरे नंबर में आ गया है चीन के बाद। अपनी बुनाई को जाने अभियान 2025 केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने समृद्ध हथकरघा बुनाई परंपरा को बढ़ावा देने हेतु इस अभियान को प्रारंभ किया है। सतत विकास लक्ष्यों के प्रति की प्राप्ति में मदद करेगा कौन? तो आपका भारत UN वैश्विक क्षमता निर्माण पहल। नई दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक के सप्तसूर 7 राष्ट्र एक राग संगीत कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया सभी बिम्स्टेक सदस्यों ने। सिक्किम में एक नया छुट्टी लेने का सिस्टम चालू हुआ है कर्मचारियों के लिए। सैबेटिकल लीव योजना, जो कि लंबे समय के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं उनके लिए है। ओवल में आयोजित 5वें टेस्ट मैच में आखिरी दिन भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर मैच में जीत हासिल किया है? इसका आंसर देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? एकदम सिंपल सा है, लोथल है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है या डाबरकोट है, ठीक है। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।